एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मिर्चा, योर लीगल मेंटर। तो आज हम इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में अगेन एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट आईसीए का केस पढ़ने वाले हैं। उसको हम बहुत ही अच्छे से लेकिन ब्रीफ में समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी केस है, ठीक है। प्लस आज हम सेक्शन 9 भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि आईसीए जो है वो हमारा हमने देखा है कई सारे केसेस जो है वो हम डील कर चुके हैं, लेकिन एक दो और भी इंपॉर्टेंट केसेस बाकी है जो कि हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आईसीए को आज थोड़ा सा रैप करते हैं और नया जो अपना सेक्शन 9 है और आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट को हम बढ़ाते हैं आगे। इस वजह से उसका सेक्शन 9 भी आज के इस वीडियो में डील करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो ये केस है एनरकॉन इंडिया लिमिटेड वर्सेस एनरकॉन GmbH एंड ANR, ठीक है। 2014 का ये केस है। ये भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है, केस है जो कि आईसीए में आता है और कई बार जो है ये केसेस जो होते हैं इसी के अंदर से पूछे जाते हैं जो क्वेश्चंस, ठीक है, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो पूछे जाएंगे। तो समझ लेते हैं कि ब्रीफ में बहुत समझते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हम फैक्ट्स में नहीं जाएंगे, ब्रीफ में फैक्ट्स को समझते हैं कि देखिए अब तक जो मैंने केसेस आपको बताए आपने भी देखा होगा कि उसमें डिस्प्यूट होता है, उसके बाद वो आईसीए रेफर कर देते हैं। तो उतना नहीं, हम यहाँ पे टू द पॉइंट फैक्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। तो ए डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज रिलेटेड टू नॉन डिलीवरी ऑफ सर्टन सप्लाईज इन अकॉर्डिंग्स टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस एग्रीमेंट, ठीक है। कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस एग्रीमेंट का सप्लाई करना था लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए, ठीक है। इस वजह से जो डिस्प्यूट हुआ अराइज पार्टीज के बीच में, ठीक है। द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आर हाईलाइटेड हियर। ILPA दैट इज क्या यहाँ पे है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस एग्रीमेंट जो है इज गवर्न बाय द इंडियन लॉ, ठीक है। ये इनके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में मेंशन था कि जो ILPA है दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस एग्रीमेंट जो होगा वो गवर्न किससे किया जाएगा, इंडियन लॉ के तहत गवर्न किया जाएगा। दूसरा, द वेन्यू फॉर द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स वाज लंदन, लेकिन जो वेन्यू है वो कहाँ पे है, लंदन में। वेन्यू का मतलब मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था, सीट और वेन्यू का मतलब। वेन्यू का मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है, सीट का मतलब होता है जहां पे सूट फॉर द आर्बिट्रेशन जो फाइल करी गई है, ठीक है, वो होता है सीट, ठीक है। तो वेन्यू जो उनका था आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स का वो लंदन में था, ठीक है। द एप्लीकेबल लॉ फॉर द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग वाज इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट। जो एप्लीकेबल जो लॉज होंगे प्रोसीडिंग्स के लिए वो कौन से लॉज के तहत वो प्रोसीडिंग्स चलेंगी, वो हम चलेंगे हमारे इंडियन आर्बिट्रेशन जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग चलेगा प्रोसीडिंग्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया फैक्ट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक। अब हम समझते हैं इसको अच्छे से जजमेंट को कि जजमेंट में क्या हेल्ड हुआ। बोथ द सब्सटैंटिव लॉ एंड द लॉ गवर्निंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वाज इंडियन लॉ। जो सब्सटैंटिव लॉ था उन्होंने अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में मेंशन किया था और जो गवर्निंग जो लॉ था वो दोनों ही क्या था, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में उन्होंने जो मेंशन किया था वो इंडियन लॉ के तहत ही होगा, ठीक। द वेन्यू वाज लंदन। एक चीज बता दूं मैं, जो वेन्यू होता है दैट इज नॉट द, बोल सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है किसी भी मतलब केस को या डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में ले जाने के लिए। वहां पे अगर आप बताते हैं कि वेन्यू हमने ये डिसाइड किया था, आप कर सकते हैं, मतलब आप अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में वो लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अपना वेन्यू डिसाइड किया है, लेकिन एज सच बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है वेन्यू, इंपॉर्टेंट होता है सीट ऑफ द आर्बिट्रेशन, ठीक है। बट देर वॉज नो मेंशन ऑफ द सीट ऑफ द आर्बिट्रेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वेन्यू अगर आप नहीं भी मेंशन करते तो भी चलता, लेकिन जो सीट है वो इंपॉर्टेंट था और उसे मेंशन करना बहुत जरूरी था जो कि इन्होंने नहीं किया था, ठीक है। ऑन द फैक्ट्स, ये सब फैक्ट्स हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, दैट डिस्पाइट लंदन बीइंग चूजन एज द वेन्यू ऑफ द आर्बिट्रेशन, the seat of the arbitration was India as the parties have specifically chosen Indian law to govern different aspects of the dispute. इन्होंने भले ही नहीं लिखा था कि सीट जो है वो हमारा इंडियन लॉ के तहत गवर्न किया जाएगा, लेकिन उन्होंने जो डिसीजन लिया था, जो डिसाइड किया था म्यूचुअल कंसेंट से, उससे पता लग गया कि जो स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा था ना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की हैज चूजन इंडियन लॉज टू गवर्न द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डिस्प्यूट। प्रोसीडिंग कैसे चलेगा, इंडियन लॉ के उससे चलेगा ना, उसमें लिखा हुआ था है ना, इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट से चलेगा।
और क्या उन्होंने लिखा था कि जो सब्सटैंटिव लॉ होगा वो भी इंडियन लॉज के तहत ही होंगे। सो मेन तो यही हो गया ना, वेन्यू इज नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स नॉट, मतलब बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो रेलेवेंट है वो है सीट और जो आपका सब्सटैंटिव लॉ या फिर प्रोसीजरल लॉज जो होते हैं वो, तो वो वहां पे स्पेसिफिकली उन्होंने अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ था, जिससे पता चल गया कि ये जो अपना जो केस को डिस्प्यूट जो है उनका वो रिजॉल्व करवाना चाहते हैं, वो किसके तहत करवाना चाहते हैं, इंडियन लॉज के तहत करवाना चाहते हैं, ठीक है। मोरओवर दे हैड नॉट डिजिग्नेटेड अनदर फोरम टू बी द सीट, कोई भी उन्होंने फोरम सीट के लिए भी ऐसा नहीं है कि कोई भी दूसरा उन्होंने स्टेट जो है या कंट्री है वहां पे हमारा फोरम होगा, ठीक है, मतलब कोई सीट होगा जहां पे सूट ऑफ द आर्बिट्रेशन फाइल करेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया था। यूजिंग एक्सप्रेस वर्ड्स टू दैट इफेक्ट एंड दैट बिसाइड्स being designated as the venue there was no other factor connecting the dispute to London, ऐसा कोई फैक्टर नहीं था कि वो डिस्प्यूट लंदन में लेके जाए अपना, ठीक है। Hence, India had a closer and more intimate connection with the contract. इसी वजह से जो वहां पे उन्होंने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जितनी चीजें मेंशन की थी उसको देखते हुए ये लगा कि जो इंडिया है उसमें ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है कि हमारा जो डिस्प्यूट होगा यहाँ ही रिजॉल्व होगा, यहाँ के लॉ से ही गवर्न किया जाएगा, ठीक। The court could not find any connecting factors which indicated that London is the seat of the arbitration. कोर्ट जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट उन्होंने देखा कि जो कि पार्टीज की यहाँ पे क्या बताती है, पार्टीज की यहाँ पे एक तरीके से बता रही है कि ऑटोनॉमी है पार्टी के पास कि वो डिसाइड कर सकते हैं, जो भी वो डिसाइड करेंगे वो अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में मेंशन करेंगे। तो कोर्ट को ऐसा कुछ नहीं फैक्टर दिखा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जिससे कि वो कोर्ट को मतलब जो डिस्प्यूट है वो रेफर करा जा सके या फिर सीट ऑफ द आर्बिट्रेशन क्या डिसाइड किया जा सके, लंदन। गेट इट। फिर क्या होता है, ऑन द अदर हैंड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द सीट ऑफ द आर्बिट्रेशन इज द हियरिंग मीटिंग्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स ऑफ आर्बिट्रेशन कैन बी हेल्ड एनीवेयर, ठीक है, ये कहीं पे भी हो सकता है। जो क्या क्या हो सकता है, हियरिंग, मीटिंग एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द आर्बिट्रेशन, ये कहीं भी हो सकता है, पार्टीज कहीं पे भी डिसाइड कर सकती हैं एज अग्रीड टू द बिटवीन द पार्टीज, ओके, एंड विद द कंसल्टेशन ऑफ द आर्बिट्रेटर्स, या तो आर्बिट्रेटर्स से वो कंसल्ट करके ये डिसाइड करे कि हमको यहाँ पे अपना जो सीट ऑफ द आर्बिट्रेशन करना है, या तो पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड कर सकती है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पार्टीज की यहाँ पे क्या है, ऑटोनॉमी है, पार्टीज ऑटोनॉमी, ठीक है। ये क्या है, दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, है ना, आर्बिट्रेशन के। वो क्या है, कॉम्पिटेंट हो गया, और दूसरा क्या है, और पार्टीज ऑटोनॉमी, ठीक है। तो पार्टीज की हमें यहाँ पे ऑटोनॉमी देखने को मिल रहा है, पार्टीज आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, इंडिपेंडेंट है कि वो अपना डिसीजंस जो है वो खुद ही फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज कॉमनली नोन एज द वेन्यू ऑफ द आर्बिट्रेशन, ठीक है। वो क्या होगा, वो हियरिंग, मीटिंग, प्रोसीडिंग्स, ये क्या होगा, ये वेन्यू ऑफ द आर्बिट्रेशन कहलाया जाएगा, ठीक है। ये कौन करेगा, या तो आर्बिट्रेटर्स जो है वो उनसे कंसल्ट करके पार्टीज कर सकती है, अदरवाइज पार्टीज म्यूचुअली कंसेंट देकर भी कर सकते हैं डिसाइड। दिस इज फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड द आर्बिट्रेटर्स, दोनों के मतलब पार्टीज के भी कन्वीनियंस के लिए और आर्बिट्रेटर्स के लिए भी, इन सेविंग टाइम, मनी एंड लेबर, ठीक है। ये सब कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया। Therefore, it was ruled by the Honorable Supreme Court that London was the venue chosen by the parties merely for the conduct of the arbitration proceedings and India was the seat, ठीक है। आगे बात समझ में, get it? तो ये कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया था, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट केस नहीं है आईसीए का, और भी इंपॉर्टेंट केस है जैसे वोडाफोन केस हो गया, ठीक है, और ये हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। और भी 1, 2, 3 केस और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईसीए में, वो आपको जानना जरूरी है, तो वो हम अब आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ओके। सो लेट्स रीड सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो वो क्या कहता है, इंटरिम मेजर्स एक्सेट्रा बाय द कोर्ट, इंटरिम मेजर्स या फिर बोल सकते हैं इंटरिम रिलीफ के बारे में ये बात करता है सेक्शन 9, ठीक है। अब ये पूरा सेक्शन है, ठीक है, ये बेयर टेक्स्ट का लैंग्वेज है, हम इसको समझेंगे।
अ पार्टी में बिफोर और ड्यूरिंग arbitral proceedings or at any time after the making of the arbitral award। क्या कह रहा है, जो पार्टी है या तो क्या बिफोर या तो क्या ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग चल रही है उसके पहले या उसके बीच में ही, और एट एनी टाइम आफ्टर द मेकिंग ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड, या फिर कोई भी समय में। और क्या कर सकती है, अवार्ड जब अवार्ड डिसीजन आ गया उसके बाद भी वो ये जो इंटरिम रिलीफ जो है, इंटरिम मेजर जो है, उसके लिए वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, बट बिफोर इट इज एनफोर्स्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 36। सेक्शन 36 में क्या है, जो सेटिंग असाइड ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड हमारे पास एक है जिसमें कि हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो सेक्शन 36 में ये बताता है कि वो जो एप्लीकेशन फाइल करने का एक टाइम जो बीत जाता है तो फिर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको इन्वोक नहीं कर सकते, तो वो सेक्शन 36 बताता है, ठीक है। तो बिफोर ये क्या है, एक एक्सेप्शन है कि बिफोर इट इज इम्पोज्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 36 अप्लाई टू द कोर्ट, पार्टीज को क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब किन किन सर्क्यूमस्टांसेस में ये इंटरिम रिलीफ ले सकते हैं कोर्ट से, ये इन सारे सेक्शंस में और सबसेक्शंस में बात करी गई है, ठीक है। तो ये हमारा जो सबसेक्शन 1 है वो बात करता है इसका कि फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन फॉर अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अनसाउंड माइंड है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा है जिसका माइनर है वो, तो उसके लिए कोर्ट से वो रिक्वेस्ट करेंगे कि एक आप अपॉइंट कर दीजिए गार्जियन, ठीक है, फॉर द पर्पसेस ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो चल रही है वो उसके साथ रहेगा, उसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। ये मांग कर सकती है कोर्ट से, ठीक। सेकंड क्या है, फॉर एन इंटरिम मेजर ऑफ द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। अब ये जो नीचे मैटर्स हैं इनके रिस्पेक्ट में भी वो इंटरिम मेजर जो है वो कोर्ट से ले सकती है, ठीक। पहला क्या है, द प्रिजर्वेशन, इंटरिम कस्टडी और सेल ऑफ एनी गुड्स विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। क्या क्या सब्जेक्ट मैटर हो सकता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का, या तो प्रिजर्वेशन किसी चीज का, या तो इंटरिम कस्टडी हो सकती है, या तो सेल ऑफ एनी गुड्स हो सकता है, ठीक है। जो भी विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में उन्होंने मेंशन किया हुआ है, उसमें जो भी सब्जेक्ट मैटर होंगे उनके, उस पे भी वो इंटरिम रिलीफ, इंटरिम मेजर जो है वो क्या कर सकती है, मांग सकती है कोर्ट से, ठीक है। सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन द आर्बिट्रेशन, ठीक है। अब या तो जो अपना अमाउंट है उसको सिक्योर करने के लिए जो भी उन्होंने लगाया है आर्बिट्रेशन के लिए, जो भी उनके डिस्प्यूट पे लगा हुआ है, ठीक है, उसके लिए भी वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं इंटरिम रिलीफ के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, द डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी के इंस्पेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, या फिर उसको डिटेन करने के लिए, और थिंग विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन, और कोई भी चीज जो कि सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट ऑफ द आर्बिट्रेशन का, और टू विच एनी क्वेश्चन में अराइज देयरिन, जिसके लिए कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है उस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, जो भी मेंशन है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जिसके ऊपर क्वेश्चन अराइज हो रहा है, एंड ऑथराइजिंग फॉर any of the aforesaid purposes any person to enter upon any building or land in the possession of any party, or authorizing any samples to be taken or any observation to be made, ये सारी चीजें भी उसके लिए वो कर सकती हैं, और experiment to be tried which may be necessary or expedient for the purposes of obtaining full information or evidence, ठीक है। कोई भी डिटेंशन, कोई भी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी का, या फिर इंस्पेक्शन करने के लिए प्रॉपर्टी का, या कोई भी चीज जो कि सब्जेक्ट मैटर होगी डिस्प्यूट की आर्बिट्रेशन में उनके, ठीक है, और एज टू विच एनी क्वेश्चन में अराइज देयरिन एंड ऑथराइजिंग फॉर एनी ऑफ द अफोरसेड पर्पसेस एनी पर्सन टू एंटर अपॉन एनी लैंड, कोई भी पर्सन जो कि क्या हुआ गया, ऑथोराइज किया गया है कोर्ट के द्वारा, जो कि एंटर करेगा पार्टी के लैंड पे, और बिल्डिंग इन द पोजीशन ऑफ एनी पार्टी, या फिर बिल्डिंग जो जहाँ पे उसका मतलब वो जहाँ पे रह रहा है जो पार्टी, उसकी पोजीशन जहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे वो अधिकार उसका है वहां पे, और ऑथराइजिंग एनी सैंपल्स टू बी टेकन, या फिर कोई सैंपल लेने के लिए बोला गया है, फॉर एनी ऑब्जर्वेशन मेड, मतलब
ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ठीक है, ऑब्जर्व करने के लिए अगर कोई सैंपल लिया जा रहा है और एक्सपेरिमेंट टू बी ट्राइड, और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है विच में बी नेसेसरी, जो कि नेसेसरी है कोर्ट के लिए और उनके डिस्प्यूट के लिए, और एक्सपीडिएंट फॉर द पर्पसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फुल इंफॉर्मेशन और एविडेंस, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए भी वो क्या कर सकते हैं, इंटरिम जो मेजर है वो कोर्ट से मांग सकते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इंटरिम इंजंक्शन और द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर। इंटरिम इंजंक्शन मतलब कि जो कि कोर्ट ऑर्डर पास करता है, ठीक है, उस वो भी वो क्लेम कर सकते हैं, और द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर मतलब कोर्ट जो है एक बंदा अपॉइंट करती है और उसको बोलती है सारे जो एसेट्स है उस पे उसका चार्ज हो जा, वो चार्ज ले सकता है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, such other interim measure of the protection as may appear to the court to be just and convenient, and the court shall have same power for making orders as it has for the purposes of and in relation to any proceedings before it. Get it? अब इसका हम सेक्शन 9 का सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। अभी हमने ये सब किस में पढ़ा, हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा है। सबसेक्शन 2 क्या कहते हैं, where before the commencement of the arbitral proceedings, ठीक है, a court passes an order for an interim measures of the protection under subsection 1, जो कि subsection 1 क्या कहता है, interim relief जो है वो बताता है कि किन किन चीजों में interim जो relief है वो प्रोवाइड कर सकती है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट कर सकती है, ठीक है। The arbitral proceeding shall be commenced within a period of 90 days. तो जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स होगी वो कमेंस की जाएगी, स्टार्ट की जाएगी विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। जो वो ऑर्डर पास करेंगे उस ऑर्डर से क्या 90 डेज के अंदर, ठीक है, और विद इन सच फर्दर टाइम एज द कोर्ट में डिटरमाइन, जो भी कोर्ट जो है वो डिटरमाइन करती है, ठीक। ये हो गया सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 क्या करता है, वंस द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, the court shall not entertain an application under subsection 1 unless the court finds that circumstances exist which may not render the remedy provided under section 17 efficacious, ठीक है। ये इसमें क्या कहती है कि एक बार जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है क्या कर देता है, वो प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर देता है, तो कोर्ट शैल नॉट एंटरटेन एनी एप्लीकेशन, ठीक है, उसके बाद वो कोई भी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक, अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है। सबसेक्शन 1 क्या हमें बताता है, यहाँ पे बता दे रही है, अ पार्टी में बिफोर और ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग और एट एनी टाइम, कोई भी टाइम में वो क्या कर सकता है, और बिटवीन द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो उनकी चल रही है उसमें और उसके पहले या फिर बाद में, तो ये क्या कहता है, सबसेक्शन 1 कहता है ना, कि वो क्या कर सकते हैं, इंटरिम मेजर या इंटरिम रिलीफ के लिए वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में। लेकिन सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, एक बार जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो क्या कर देते हैं, जब स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्रोसीडिंग्स, हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, एक बार वो स्टार्ट कर दिया, तो कोर्ट शैल नॉट एंटरटेन एनी एप्लीकेशन। तो जो कोर्ट होती है वो कोई भी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं कर सकती, जब तक इन्होंने स्टार्ट नहीं किया अपनी प्रोसीडिंग्स, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उससे पहले वो कर सकते हैं। लेकिन एक बार आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अगर स्टार्ट कर दिया तो कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकती अंडर सबसेक्शन 1, अनलेस द कोर्ट फाइंड्स, अनलेस कोर्ट को लगता है कि दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट व्हिच मे नॉट बी रेंडर द रेमेडी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 17 इफिकेशियस, ठीक है। उनको अगर जब तक ऐसा नहीं लगता है तब तक वो इंटरवीन नहीं कर सकती आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल होता है उनके प्रोसीडिंग्स में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, 90 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, where before the commencement of the arbitral proceedings a court passes an order for any interim measure protection under subsection 1, arbitral proceedings shall be commenced within a period of 90 days from the date of such order। जो कि ऑर्डर पास कर रहा है कोर्ट, उस ऑर्डर के पास होने के 90 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन जो है वो फाइल करनी पड़ेगी, और विद इन सच फर्दर टाइम एज द कोर्ट में डिटरमाइन, जैसा कि कोर्ट को लगता है, ठीक है। ये भी हो गया इसी में। लेकिन सबसेक्शन जो 3 है
वो एक तरीके से यहाँ पे एक्सेप्शन जो है वो उसका रोल प्ले कर रहा है कि भाई अगर एक बार आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो जो कोर्ट है उसमें वो कोई भी ऑर्डर या फिर ऐसा कुछ पास नहीं कर सकता, ठीक है, भले अनलेस कि उनको लगता है कि बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेस जो कि एग्जिस्ट कर रहा है जो कि पार्टीज के लिए क्या है, उनके डिस्प्यूट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखते हुए कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकते। ठीक है, सेक्शन 9 समझ में आ गया और जो हमने केस पढ़ा वो भी क्लियर हो गया। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।